जो हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम होता है। ठीक है। और दूसरी बात ये कि जो स्पेक्ट्रम होता है लाइन स्पेक्ट्रम होने के बाद जो एटम की एक्सिस्टेंस होती है वो परमानेंट होती है। जबकि अगर रदरफोर्ड की थ्योरी को देखते हैं तो रदरफोर्ड की थ्योरी हमें बताती है कि जो स्पेक्ट्रम होना चाहिए वो कंटिन्यूस होना चाहिए और जो एग्जिस्टेंस होनी चाहिए एटम की वो टेम्पररी होनी चाहिए। और आखिरी जो बात हमने डिस्कस की थी वो ये थी कि रदरफोर्ड की जो थ्योरी है वो हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन करने में नाकाम गई कि ये स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों होता है और इसकी एक्सिस्टेंस जो होती है एटम की वो परमानेंट क्यों होती है। इस बात को एक्सप्लेन करने में रदरफोर्ड की थ्योरी नाकाम गई। अब इस मसले को हल किया बोहर ने और बोहर ने सक्सेसफुली हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम को एक्सप्लेन किया और इन सब सवालों के जवाब दिए जो रदरफोर्ड की थ्योरी जवाब नहीं दे पाई। तो आज हम पढ़ते हैं बेटा बोहर एटॉमिक मॉडल बेटा। बोहर एटॉमिक मॉडल बेटा। अब बोहर एटॉमिक मॉडल हमें क्या बताता है? यह बोहर एटॉमिक मॉडल हमें कौन सी चीज के बारे में बताता है? अब बोहर के एटॉमिक मॉडल ने हर उस चीज का जवाब दिया जो रदरफोर्ड की थ्योरी नहीं बता सकी। लेकिन बोहर की थ्योरी बहुत सारी एग्जिस्टिंग थ्योरीज के अगेंस्ट जा रही है। बेटा आपके पास बुक होगा, बुक के अंदर आप ये जो बोहर की थ्योरी के 3 पास्टुलेट है तो देखिए बेटा बोहर की थ्योरी के ये जो 3 पास्टुलेट है। अब पहला क्वेश्चन कौन सा है? पहला क्वेश्चन ये है कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटीन्यूअस स्पेक्ट्रम क्यों नहीं? इसका जवाब दिया इस पास्टुलेट ने। इस पास्टुलेट ने इस चीज का जवाब दिया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम जो होता है वो कंटीन्यूअस क्यों नहीं। ये जो दोनों पास्टुलेट है ये इस बात को डील करते हैं कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम कंटीन्यूअस क्यों नहीं है और हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है। इस चीज को डील करते हैं ये दोनों पास्टुलेट। तो ये पास्टुलेट कहते हैं कि जब कोई भी एटम होता है तो एटम के अंदर जो इलेक्ट्रॉन होते हैं उनके पास हर ऑर्बिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है। ठीक है। कि जो रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर था कि इलेक्ट्रॉन के पास हर किस्म के ऑर्बिट का ऑप्शन मौजूद होता है। ठीक है। इसकी मैं एक मिसाल दे देता हूँ आपको जो मैंने शायद कल नहीं दी। सपोज करें यहाँ पे एक बिल्डिंग है। इस बिल्डिंग के ऊपर जब आपको यहाँ पे सपोज करें कि आपको इसकी हाइट जो है वो 10 फुट है। ठीक है। अब अगर इस बिल्डिंग के ऊपर आप चढ़ो तो एक तो तरीका ये होता है कि अगर सीढ़ी से चढ़ो आप इस तरह से चढ़ते हो। ठीक है। स्टेप में जब आप यहाँ पे हो तो इसकी 0 हाइट है। जब आप इस स्टेप पे आओगे तो 1 फुट है, 2 फीट है, 3 फीट है, इस तरह से। अगर आप सीढ़ी के थ्रू चढ़ोगे और सीढ़ी का स्टेप 1 फुट है तो आप 0 हाइट पे हो, फिर 1 फुट पे होगे, फिर 2 फीट पे होगे। यहाँ पे आप 1.5 फीट की आपके पास ऑप्शन मौजूद नहीं है। आपके पास सिर्फ सर्टेन ऑप्शन मौजूद है कि इस 10 फीट तक पहुंचने के लिए अगर सीढ़ी का स्टेप 1-1 फुट का है
तो आप 1 फुट हाइट पे जा सकते, 2 फुट पे जा सकते, 3 फुट पे जा सकते, 4 फुट पे जा सकते। लेकिन एक ऑप्शन ये भी हो सकता है कि अगर इस तरह से स्लाइड हो, अगर इस तरह से स्लाइड बनी हो, तो आप 0 हाइट है 0.1 पे भी जा सकते हैं, 0.2 पे, फिर आपके पास हर हाइट के ऑप्शन मौजूद हो। इस तरह से जब आप इस तरह से स्लाइड के थ्रू ऊपर जाने की, जैसे ये शॉपिंग मॉल के अंदर नहीं होती, ऑटोमेटिकली इस तरह से अपवर्ड जा रही होती है, तो इसका मतलब है ये आपको हर हाइट से ले जा रही है। ठीक है ना? तो आपके पास देखिए यहाँ पे 2 ऑप्शन। तो रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन को हर एनर्जी का ऑप्शन मौजूद है, लेकिन बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन को हर एनर्जी का ऑप्शन मौजूद नहीं है। इलेक्ट्रॉन के पास जो ऑर्बिट होते हैं ना, वो सर्टेन ऑर्बिट होते हैं। इस तरह से ये सर्टेन ऑर्बिट होते हैं। इस तरह से इलेक्ट्रॉन के पास सिर्फ ऑर्बिट ऐसे में इलेक्ट्रॉन रह सकता है जिन ऑर्बिट का एंगुलर मोमेंटम, अगर ये फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर रहेगा तो इसका एंगुलर मोमेंटम होगा n/2π, ये जो होगा, या n कट होगा, क्योंकि h/2π कट होता है। और दूसरा ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे इसका एंगुलर मोमेंटम बेटा पहले मोमेंटम से डबल होगा, और तीसरा ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम 3 गुना होगा, और चौथा ऑर्बिट वहां पे होगा जहां पे एंगुलर मोमेंटम 4 गुना ज्यादा होगा। तो बोहर ने ऑर्बिट की तादाद को रिस्ट्रिक्ट कर दिया। बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन के पास हर ऑर्बिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं। जब इलेक्ट्रॉन के पास हर ऑर्बिट का ऑप्शन अवेलेबल नहीं है, तो इलेक्ट्रॉन के पास हर एनर्जी भी अवेलेबल नहीं। जब इलेक्ट्रॉन के पास हर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी, तो उसमें से निकलने वाला जो स्पेक्ट्रम होगा उसमें भी हर एनर्जी अवेलेबल नहीं होगी। और ऐसा स्पेक्ट्रम जिसके अंदर हर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती, उसको तो लाइन स्पेक्ट्रम कहते हैं। क्योंकि कंटिन्यूस स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें हर एनर्जी अवेलेबल हो, लाइन स्पेक्ट्रम वो होता है जिसमें सर्टेन एनर्जीज अवेलेबल। तो बोहर ने इस मसले को इस पोस्टुलेट के थ्रू हल किया कि बोहर ने ऑर्बिट को फिक्स कर दिया, और ऐसे ऑर्बिट जिनके अंदर इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर सकता है, ऐसे ऑर्बिट को अलोड ऑर्बिट कहा जाता है, ऐसे ऑर्बिट को परमिटेड ऑर्बिट कहा जाता है, ऐसे ऑर्बिट को स्टेशनरी ऑर्बिट कहा जाता है। तो रदरफोर्ड की थ्योरी के अंदर बोहर ने ये मॉडिफिकेशन की कि जिस तरह से रदरफोर्ड के मुताबिक इलेक्ट्रॉन के पास हर किस्म का, हर रेडियस का ऑर्बिट हो सकता है, तो बोहर ने कहा इलेक्ट्रॉन के पास हर रेडियस वाला ऑर्बिट नहीं होगा, सर्टेन रेडियाई वाले ऑर्बिट उसके लिए अवेलेबल होते हैं। और जब इलेक्ट्रॉन के पास ऑर्बिट की सर्टेन चंद ऑर्बिट अवेलेबल होते हैं, तो उसके पास एनर्जी भी चंद अवेलेबल होगी, और इसलिए उसका जो स्पेक्ट्रम होता है वो लाइन स्पेक्ट्रम। ठीक है? अब ये जो कॉन्सेप्ट था ना कि ये जो ऑर्बिट होते हैं ये सर्टेन ऑर्बिट है, ये कॉन्सेप्ट बोहर ने लिया था क्वांटम थ्योरी से, क्वांटाइजेशन। कि एनर्जी जो होती है वो क्या होती है, क्वांटाइज होती है। मॉडर्न फिजिक्स से ये कॉन्सेप्ट आया बोहर की थ्योरी। ठीक है? अब दूसरी बात ये कि बोहर ने फर्दर ये भी कहा कि इलेक्ट्रॉन जब तक अपने अलोड ऑर्बिट के अंदर होगा, तब तक इलेक्ट्रॉन की एनर्जी कांस्टेंट रहेगी। एनर्जी कांस्टेंट का मतलब है वो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, और ये बहुत बड़ी पॉइंट थी, क्योंकि उस वक्त ये माना जाता था मैक्सवेल की थ्योरी को, और मैक्सवेल की थ्योरी कहती थी कि अगर कोई भी चार्ज एक्सपीरियंस करेगी तो वो इलेक्ट्रोमैग्नेटिक रेडिएशन एमिट करेगी। बोहर ने कहा जब
ऑर्बिट के अंदर होगा तो रेडिएशन एमिट नहीं करेगा। ये पॉइंट मैक्सवेल की थ्योरी के अगेंस्ट थी। ठीक है, तो आप देखिए क्लासिकल फिजिक्स की जो मैक्सवेल की थ्योरी है, जो ये सेकंड पोस्टुलेट जो होता है ये इसके खिलाफ है। ठीक है, और तीसरी बात कि ये जो फर्स्ट ऑर्बिट है ना, कि इसके रेडिया वो होते हैं जहाँ पे एंगुलर मोमेंटम इतना होता है, ये हेज़नबर्ग की अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल के खिलाफ है। क्योंकि अगर आप एंगुलर मोमेंटम को फाइंड कर सकते हैं तो आप लीनियर मोमेंटम को भी फाइंड कर सकते हैं, क्योंकि एंगुलर मोमेंटम इज इक्वल टू द r इनटू p लीनियर मोमेंटम। अगर एंगुलर मोमेंटम का पता लगा सकते हैं तो लीनियर मोमेंटम का भी लगा सकते हैं। तो ये जो पॉइंट ये अगेंस्ट हेज़नबर्ग अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल। ठीक है, तो देखिए मॉडर्न फिजिक्स और क्लासिकल फिजिक्स की थ्योरीज के खिलाफ थी बोहर की थ्योरी। मैक्सवेल की थ्योरी के खिलाफ पोस्टुलेट था, खिलाफ क्वांटम थ्योरी की पोस्टुलेट था, जबकि हेज़नबर्ग के फिर अनसर्टेनिटी के खिलाफ था। अनसर्टेनिटी मॉडर्न फिजिक्स का कंसेप्ट है। इसका मकसद है कि इसकी थ्योरी मॉडर्न और क्लासिकल फिजिक्स के मिक्सचर से बनी हुई। ठीक है, तो इसने इसके दोनों पोस्टुलेट्स ने हमें ये बताया कि एटम के न्यूक्लियस के बाहर जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करते हैं तो इलेक्ट्रॉन के पास हर एनर्जी अवेलेबल नहीं होती। इसलिए इलेक्ट्रॉन जो होते हैं वो सिर्फ और सिर्फ सर्टेन एनर्जी इमिट करते हैं, क्योंकि उनके पास हर एनर्जी अवेलेबल ही नहीं। और दूसरी बात ये कि जब तक इलेक्ट्रॉन अपने अलोड ऑर्बिट के अंदर होगा तब तक वो इलेक्ट्रॉन रेडिएशन एमिट नहीं करेगा, उसकी टोटल एनर्जी रिमेन्स कंजर्व। और तीसरी बात कि हर एटम में से निकलने वाली रेडिएशन जो होती है उसकी फ्रीक्वेंसी डिफरेंट क्यों होती है, या P का मकसद टू क्या होता है बाल्मर के फार्मूले में, या लाइमन के फार्मूले में P का मकसद 1 क्या होता है, उसके बारे में भी इसने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है, ठीक है, तो लाइमन का P का मकसद है वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन गिरता है, और n का मकसद है वो ऑर्बिट जहाँ से गिरता है। तो इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट पे गिरता है तो उसमें से रेडिएशन निकलती है। रेडिएशन इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी सूरत में इमिट करता है जब वो हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में फॉल करता है, और जब वो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में फॉल करता है तो उसमें से निकलने वाली एनर्जी ज्यादा होती है, इसलिए उसमें से अल्ट्रा वायलेट फोटॉन इमिट होता है। जब हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में गिरता है तो उसकी एनर्जी कम होती है, इसलिए उसमें से विजिबल फोटॉन इमिट होता है। जब हायर ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में गिरता है तो उसकी एनर्जी कम होती है और उसमें से इंफ्रारेड फोटॉन इमिट होता है। तो इसलिए जो बाल्मर के फार्मूले में P था या n था उसको भी सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया कि P का मकसद है वो ऑर्बिट जिसमें इलेक्ट्रॉन इनर्शियल ट्रांजिशन करता है, कि इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन शेल के दरमियान ट्रांजिशन करता है, और जब ये शेल के दरमियान ट्रांजिशन करता है तो रेडिएशन इमिट करता है, और उसी रेडिएशन से बाल्मर बनती है सीरीज, उसी से लाइमन और ब्रैकेट फर्स्ट बनती है। ठीक है, तो ये हो गए बेटा हमारे पास पोस्टुलेट। तो पहला पोस्टुलेट कहता है कि इलेक्ट्रॉन मूव्स ओनली इन दोज सर्कुलर ऑर्बिट। सर्कुलर ऑर्बिट बेटा इसका मकसद है इसका रेडियस होगा, और ये अनसर्टेनिटी के खिलाफ है पोस्टुलेट कि अगर इलेक्ट्रॉन का ऑर्बिट सर्कुलर होगा तो सर्कुलर ऑर्बिट का रेडियस का पता लगाया जा सकता है। जब रेडियस जो होता है ना वो पोजीशन वेक्टर होता है, जब रेडियस का पता लगाया जा सकता है मतलब इलेक्ट्रॉन की पोजीशन का पता लगाया जा सकता है, और अनसर्टेनिटी प्रिंसिपल कहता है पोजीशन का पता नहीं लगेगा। ठीक है, ये भी जो है वो पॉइंट इसकी
against uncertainty principle, which is its orbital angular momentum is an integral multiple of h upon 2 pi के एंगुलर मोमेंटम होता है h upon 2 pi के बराबर और ये हो जाता है 10 h के बराबर। ये इलेक्ट्रॉन सिर्फ उसी ऑर्बिट के अंदर रिवॉल्व करेगा जिस ऑर्बिट के अंदर उसका एंगुलर मोमेंटम किसके इक्वल होगा h upon 2 pi के। The total energy of an electron remains constant as long as it remains in the same orbit. ये against Maxwell की theory है। If the electron jumps from an initial state, कि suppose करें कि इलेक्ट्रॉन है वो इस तरह से हायर ऑर्बिट में इसकी एनर्जी EI है। अगर ये इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट के अंदर ये होता है ये EI को हम कहते हैं M और EF को हम कहते हैं P, ठीक है। जिसमें गिरता है उसको हम P कहते हैं और जिसपे गिरता है उसको हम क्या कहते हैं N। तो इसको आप EM कह सकते हैं और इसको आप कह सकते हैं EP। तो ये जो गिरेगा तो इसमें एनर्जी ज्यादा होगी इसमें एनर्जी कम, तो ये एनर्जी क्या करेगा लूज, और ये एनर्जी कितनी हो जाएगी EI माइनस EP। आप इसको इस तरह से कह सकते हैं H nu इज इक्वल टू EI माइनस EP या nu इज इक्वल टू EI माइनस EP अपॉन H या nu इज इक्वल टू EI माइनस EP अपॉन जो होगा H होता है 2 पाई H कट, क्योंकि बेटा H कट होता है H अपॉन 2 पाई, तो H हो जाएगा 2 पाई H कट इस तरह से, ठीक है। तो इसके मुताबिक इलेक्ट्रॉन जब हायर ऑर्बिट से लोअर ऑर्बिट में गिरता है तो जो फोटॉन इमिट करता है उस फोटॉन की एनर्जी उन दोनों ऑर्बिट के डिफरेंस के बराबर होती है। और ये जो एनर्जी डिफरेंस होता है ना ये डिफरेंट एटम्स का डिफरेंस होता है। हाइड्रोजन के फर्स्ट ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान और नियॉन के फर्स्ट और सेकंड के दरमियान डिफरेंस इक्वल नहीं होता, इसलिए जब नियॉन के अंदर सेकंड से फर्स्ट में आता है या हाइड्रोजन में सेकंड से फर्स्ट में आता है तो उससे निकलने वाला फोटॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है। तो डिफरेंट एटम में से जो रेडिएशन निकलती है वो डिफरेंट फ्रीक्वेंसीज वाली इसलिए होती है क्योंकि ये जो फोटॉन निकलता है इसकी एनर्जी बराबर होती है डिफरेंस ऑफ एनर्जी बिटवीन ऑर्बिट्स। देयरफॉर हर एटम के अंदर ये जो डिफरेंस होता है ये एक जैसा नहीं होता, इसलिए इसमें से निकलने वाली जो रेडिएशन होती है वो जो होती है उसका फोटॉन जो होता है वो डिफरेंट होता है, इसलिए हर एटम का जो लाइन स्पेक्ट्रम होता है वो डिफरेंट होता है। तो आप कहेंगे कि बोहर्स थ्योरी ने सक्सेसफुली एक्सप्लेन किया सिर्फ हाइड्रोजन के स्पेक्ट्रम, ठीक है। आप कहोगे बोहर्स थ्योरी successfully explained spectrum of हाइड्रोजन। इसने सक्सेसफुली स्पेक्ट्रम ऑफ हाइड्रोजन को एक्सप्लेन किया। और बोहर की थ्योरी में, और बोहर की थ्योरी सिर्फ हाइड्रोजन लाइक जो एटम्स होते हैं हाइड्रोजन हीलियम वगैरह जो भी सिंपल एटम्स होते हैं ना, सिंपल एटम्स के स्पेक्ट्रम को सक्सेसफुली एक्सप्लेन कर। बाकी जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं ना, जो कॉम्प्लिकेटेड होते हैं उन कॉम्प्लिकेटेड जो एटम्स होते हैं उनको एक्सप्लेन नहीं करती ये जो है बोहर की थ्योरी, ठीक है। अब इसके बेटा डेरिवेशन में नहीं करता रेडियाई की और एनर्जी की, मैं जस्ट पॉइंट लिखता हूँ, इम्पोर्टेंट पॉइंट डिस्कस करते हैं इस थ्योरी में, और भी बहुत सारी चीजें। और इस थ्योरी को इस्तेमाल करके जो बाल्मर का फार्मूला है वो आप ट्राई भी कर सकते हैं कि इस थ्योरी ने न सिर्फ थ्योरेटिकल एक्सप्लेनेशन दी बट इस थ्योरी ने मैथमेटिकल डेरिवेशन भी दी बाल्मर के फार्मूले। अब वो मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा क्योंकि आप इंटीग्रेट के स्टूडेंट हो तो आपके लिए डेरिवेशन जरूरी नहीं, मैं कुछ की इम्पोर्टेंट पॉइंट जो है वो लिखता हूँ।
पहली पॉइंट ये होती है कि सेंट्रीफ्यूगल फोर्स पर इलेक्ट्रॉन इज इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स के ई स्क्वायर अपॉन आर स्क्वायर। कि इलेक्ट्रॉन जब रिवॉल्व करता है राउंड न्यूक्लियस तो इसको जो सेंट्रीफ्यूगल फोर्स होती है वो इलेक्ट्रोस्टैटिक फोर्स होती है। और जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन बेटा, टोटल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन E इज इक्वल टू बेटा काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी। जब इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व करता है बेटा राउंड न्यूक्लियस तो इसके पास जो एनर्जी होती है बेटा वो टोटल जो एनर्जी होती है ना बेटा उसमें दो एनर्जी होती है, काइनेटिक एनर्जी प्लस पोटेंशियल एनर्जी बेटा। ये जो काइनेटिक एनर्जी होती है ड्यू टू द मोशन, ये काइनेटिक एनर्जी ये इलेक्ट्रॉन मूव कर रहे हैं, और पोटेंशियल एनर्जी ड्यू टू इलेक्ट्रिक फील्ड ऑफ न्यूक्लियस बेटा। ये न्यूक्लियस की इलेक्ट्रिक फील्ड होती है बेटा, और ये इलेक्ट्रॉन उस इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व करता है। कोई भी चार्ज जब इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर रिवॉल्व करे या चाहे रेस्ट में हो, ये कोई पोटेंशियल एनर्जी जरूरी नहीं इलेक्ट्रॉन रिवॉल्व कर रहा है तो पोटेंशियल एनर्जी कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर है तो पोटेंशियल एनर्जी होगी। कोई भी मास जैसे ग्रेविटेशनल फील्ड के अंदर होता है तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होती है। इसी तरह से कोई भी चार्ज अगर इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर होगी तो उसके पास पोटेंशियल एनर्जी होगी। तो ये होती है बेटा टोटल एनर्जी इज इक्वल टू काइनेटिक एनर्जी बेटा। यहाँ पे पहले मैं पास इसके पास जो काइनेटिक एनर्जी होती है बेटा ये होती है के ई स्क्वायर अपॉन 2r। ये ड्राइव है बेटा, मैं डेरिवेशन नहीं कर रहा, ड्राइव हो सकता है इजी। और जो पोटेंशियल एनर्जी होती है बेटा वो होती है माइनस के ई स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, क्योंकि पोटेंशियल एनर्जी का फार्मूला होता है इज इक्वल टू के Q1 Q2 अपॉन आर। एक इलेक्ट्रॉन एक प्रोटॉन, और पोटेंशियल एनर्जी को कैलकुलेट करते हुए चार्ज की साइन लगाई जाती है। तो एक इलेक्ट्रॉन है एक प्रोटॉन है, देयरफॉर इसकी जो एनर्जी होगी वो कौन सी होगी, नेगेटिव। तो टोटल एनर्जी इसके पास हो जाएगी के स्क्वायर अपॉन 2r माइनस के स्क्वायर अपॉन आर। ठीक है, तो इससे हो जाएगा माइनस के स्क्वायर अपॉन 2r। एलसीएम करोगे 2r आएगा, ये जवाब आ जाएगा। मीन टोटल एनर्जी किसके बराबर होती है बेटा, माइनस के स्क्वायर अपॉन 2r इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ काइनेटिक। जो टोटल एनर्जी होती है वो किसके बराबर होती है बेटा, नेगेटिव ऑफ द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, अब इसके ऊपर क्वेश्चन मैं एक लिख लेता हूँ। व्हाट इज काइनेटिक एनर्जी एंड पोटेंशियल एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन इन हाइड्रोजन एटम इन ग्राउंड स्टेट। ठीक है, ग्राउंड स्टेट के अंदर कितनी होती है, ग्राउंड स्टेट के अंदर टोटल एनर्जी होती है माइनस 13.6 डिग्री। तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी, अगर टोटल एनर्जी नेगेटिव तो काइनेटिक एनर्जी इज इक्वल टू नेगेटिव ऑफ टोटल एनर्जी माइनस 13.6 डिग्री। तो काइनेटिक एनर्जी हो जाएगी 13.6 डिग्री। ठीक है, तो काइनेटिक एनर्जी किसके बराबर हो जाएगी बेटा, 13.6 डिग्री। पोटेंशियल एनर्जी किसके बराबर होती है, पोटेंशियल एनर्जी प्लस काइनेटिक एनर्जी। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी E माइनस काइनेटिक एनर्जी माइनस 13.6 डिग्री माइनस 13.6 डिग्री। तो पोटेंशियल एनर्जी होगी
माइनस 27.2। ठीक है, तो टोटल एनर्जी निगेटिव पोटेंशियल एनर्जी इतनी होती है, काइनेटिक एनर्जी इतनी होती है। ठीक है, इसका मकसद है कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है ऑर्बिट के अंदर, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, कौन सी एनर्जी ज्यादा होती है? बेटा पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है। यहाँ पे नेगेटिव साइन किस चीज को बताती है? नेगेटिव साइन आपको जो है ना वो ये बताती है कि इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। वो आगे बताता हूँ एनर्जी का नेगेटिव साइन। यहाँ पे वो मैं आपको कहता हूँ ना कि आप एक रटा लगाते हैं कि जहाँ पे माइनस वाला जो होगा वो बहुत छोटा हो। अरे खुदा के बंदे, मैग्नीट्यूड हमेशा पॉजिटिव होता है। मैग्नीट्यूड इसका भी 27.2 है, इसका भी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव। 100 रुपए कर्जे के, 100 रुपए बचत के, वैल्यू वही होती है। 100 रुपए होते फिर कर्जे के हो या सेविंग के हो। तो इसी तरह से एनर्जी 13.6 पॉजिटिव हो, नेगेटिव हो, वैल्यू वैल्यू होती है, एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव होती है। तो आप कह सकते हैं कि किसी भी ऑर्बिट के अंदर पोटेंशियल एनर्जी ज्यादा होती है एज कम्पेयर टू द काइनेटिक एनर्जी। ठीक है, तो ये हो गई इसकी पॉइंट बताई। और जो रेडियस होता है बेटा, रेडियस ऑफ इलेक्ट्रॉन इन ऑर्बिट, बेटा ये मुझे आप बता दें, आपको इसके अंदर देख लें बेटा। इसका फार्मूला इज इक्वल टू हो जाएगा बेटा me² होगा बेटा, n² एक कट स्क्वायर बेटा। उसके अंदर देखते हैं वो क्या है, केडो फार्मूला 4 पाई एप्सिलॉन नॉट h कट स्क्वायर n² अपन me²। अगर आप फर्स्ट ऑर्बिट का देखोगे तो ये हो जाएगा 0.53 10⁻⁻10 मीटर। और अगर आप सेकंड ऑर्बिट देखोगे तो n² इंटू 0.53 10⁻⁻10, या ये हो जाएगा n² इंटू r1। तो सेकंड ऑर्बिट जो होता है बेटा वो इस तरह से होगा। सेकंड ऑर्बिट जो होगा वो 4 गुना बड़ा होगा फर्स्ट ऑर्बिट से। थर्ड ऑर्बिट जो होगा वो 9 गुना ज्यादा होगा। इसका मकसद है कि इसकी थ्योरी के मुताबिक हर रेडियस अवेलेबल नहीं होता। रेडियाई और क्वांटाइज के रेडियाई जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं। आप कह सकते हैं कि रेडियाई और क्वांटाइज बेटा, रेडियाई जो होते हैं वो क्वांटाइज होते हैं बेटा। इसका मतलब है कि इसके पास जब हर रेडियस अवेलेबल नहीं होता तो इसके पास हर एनर्जी नहीं होगी। हर एनर्जी नहीं होगी तो इसका जो स्पेक्ट्रम होगा वो कंटीन्यूअस नहीं होगा। और इसके बाद बेटा इसकी एनर्जी का फार्मूला होता है, एनर्जी फार्मूला होता है एनर्जी इन ऑर्बिट बेटा। एनर्जी जो होती है En बेटा, कितनी चीजें n me पावर 4 अपन 32 5² एप्सिलॉन नॉट स्क्वायर h कट स्क्वायर 1/n। अगर आप देखोगे तो फर्स्ट ऑर्बिट की एनर्जी होगी -13.6 eV, जिसको E नॉट कहा जाता है। और सेकंड ऑर्बिट की जो एनर्जी होगी वो E नॉट अपन 4 होगी, -3.4 eV होती है। और जो थर्ड ऑर्बिट होता है E नॉट अपन 9 -1.51 eV होती है। और फोर्थ ऑर्बिट के अंदर होता है E नॉट अपन 16 -0.85 eV। ठीक है, अब ये एनर्जीज होती है। अब एनर्जीज नेगेटिव क्यों होती है? नेगेटिव साइन indicates that electron is bounded beta, electron is bounded beta। ठीक है,
नेगेटिव एनर्जी का मतलब होता है जब तक इलेक्ट्रॉन किसी भी ऑर्बिट के अंदर होगा ना, उसके पास पोटेंशियल एनर्जी, और पोटेंशियल एनर्जी क्या होगी? नेगेटिव। तो पोटेंशियल एनर्जी क्या होती है? ज्यादा होती है। किससे? काइनेटिक एनर्जी। ठीक है। तो आप कहोगे कि टोटल एनर्जी क्या हो जाएगी? टोटल एनर्जी नेगेटिव होगी। तो नेगेटिव एनर्जी, जब तक इलेक्ट्रॉन के पास नेगेटिव एनर्जी है, मतलब उसके पास पोटेंशियल एनर्जी है। अगर पोटेंशियल एनर्जी मतलब वो इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में है, और अगर इलेक्ट्रॉन इलेक्ट्रिक फील्ड में मकसद वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है न्यूक्लियस के साथ, क्योंकि इलेक्ट्रिक फील्ड किसकी होती है? न्यूक्लियस की होती है। इसलिए आप कहोगे कि नेगेटिव एनर्जी का मकसद है इलेक्ट्रॉन बाउंडेड है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री हो जाता है तो इसकी एनर्जी when electron becomes free, then its energy becomes zero or पॉजिटिव। जीरो या पॉजिटिव हो जाती है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो उसकी एनर्जी जीरो हो जाती है, या उसकी एनर्जी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। जब इलेक्ट्रॉन फ्री होता है तो एनर्जी या उसकी जीरो हो जाती है, या एनर्जी क्या हो जाती है? पॉजिटिव हो जाती है। ठीक है। इसका मकसद है फिर वो इलेक्ट्रॉन बाउंडेड नहीं है। डिफरेंस बिटवीन levels decreases as n increases। ठीक है। देखिए, अगर आप इस तरह से करते हो, फर्स्ट ऑर्बिट है, सेकंड है, थर्ड है, फोर्थ है, इस तरह, और ये इनफाइनाइट ऑर्बिट। अगर फर्स्ट ऑर्बिट के अंदर आप देखते हो तो एनर्जी है -13.6 eV, और सेकंड ऑर्बिट के अंदर आप देखते हो कि एनर्जी है -3.4 eV, और थर्ड ऑर्बिट के अंदर होती है 1.51 eV, और फोर्थ ऑर्बिट के अंदर होती है 0.85 eV में। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है बेटा, ये 10.2 eV है। ठीक है। इन दोनों के दरमियान जो डिफरेंस है बेटा, ये है -1, तो ये तकरीबन कितना होगा? 1.9 eV होगा। तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान डिफरेंस ज्यादा है, और सेकंड और थर्ड के दरमियान डिफरेंस क्या है? कम है। जैसे जैसे क्वांटम नंबर बढ़ेगा, एनर्जी डिफरेंस क्या होता जाएगा? कम होता जाएगा। मकसद एनर्जी लेवल से एक दूसरे के करीब आती जाएगी। इसका मकसद है एनर्जी लेवल के दरमियान गैप कम होगा। फर्स्ट और सेकंड के दरमियान गैप ज्यादा है, सेकंड और थर्ड के दरमियान गैप ज्यादा कम है, थर्ड और फोर्थ के दरमियान गैप जो होता है उसको फॉरबिडन गैप कहा जाता है। फॉरबिडन गैप कम होता है। जब n इनफाइनाइट हो जाता है तो इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो हो जाती है। इलेक्ट्रॉन की एनर्जी जीरो का मकसद है कि इलेक्ट्रॉन जो होता है वो क्या हो जाता है? फ्री हो जाता है। ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि ये एनर्जी का जो ट्रेंड है ये हमें बताता है। लेकिन अगर फर्स्ट और सेकंड का डिफरेंस 10.2, फर्स्ट और थर्ड का उससे ज्यादा हो, अगर आप फर्स्ट के साथ डिफरेंस देखो तो फर्स्ट और सेकंड के दरमियान डिफरेंस कम होता है, फर्स्ट और थर्ड के दरमियान उससे ज्यादा होता है, फर्स्ट और फोर्थ के दरमियान उससे ज्यादा होता है। मैंने यहाँ पे वर्ड लिखे ट्रांजिटिव। ट्रांजिटिव का मकसद है इसके और इसके, इसके और इसके, इसके और इसके, इनके दरमियान डिफरेंस कम होता है। लेकिन फर्स्ट और हायर के दरमियान जो होता है वो n इंक्रीज होगा, तो एनर्जी डिफरेंस क्या होगा? इंक्रीज होगा। ठीक है। अब आ जाते हैं कि जो हमारे पास ये एक और एक्सप्लेनेशन इसने दी थी कि ये सीरीज क्यों बनती है। ये जो सीरीज बनती है बेटा, ये क्यों बनती है, इसकी भी एक्सप्लेनेशन दी। ठीक है। इसके मुताबिक जब कोई भी इलेक्ट्रॉन हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में गिरता है,
तो इसका मतलब होता है बेटा पी, जिसमें गिरता है उसको पी कहते हैं, और जहां से गिरता है उसको क्या कहते हैं, एम कहते हैं। अगर हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है। और आपको पता है ये जो फोटॉन एमिट होता है, इसकी एनर्जी जो होती है ये किसके बराबर होती है, EI माइनस EF। तो हायर ऑर्बिट से अगर फर्स्ट ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसमें से जो फोटॉन निकलता है उसकी एनर्जी बहुत ज्यादा होती है, इसलिए वो अल्ट्रा वायलेट रेडिएशन होती है। और अगर हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में जब इलेक्ट्रॉन गिरता है तो उसकी एनर्जी कम होती है और वो विजिबल एनर्जी के बराबर होती है, इसलिए उसमें से विजिबल फोटॉन निकलता है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट से थर्ड ऑर्बिट में कोई इलेक्ट्रॉन गिरता है तो इसकी एनर्जी और भी कम होगी, और अगर एनर्जी कम होगी तो उसमें से कौन सा फोटॉन एमिट होगा, इंफ्रारेड का होगा। तो इसमें यह भी एक्सप्लेन किया कि बाल्मर में P का मकसद टू का मकसद है कि अगर हायर ऑर्बिट से सेकंड ऑर्बिट में इलेक्ट्रॉन फॉल करेगा तो जो फोटॉन निकलेगा उसकी एनर्जी विजिबल के बराबर होगी, ठीक है। अगर फर्स्ट ऑर्बिट से तो हायर ऑर्बिट से फर्स्ट में, तो लेमन में P का मकसद है हायर ऑर्बिट से फर्स्ट ऑर्बिट में जब गिरेगा तो उसकी एनर्जी ज्यादा होगी। तो इस तरह से इसने एक्सप्लेन किया कि P का मकसद वो ऑर्बिट होता है जिसमें इलेक्ट्रॉन गिरता है, और N का मकसद है वो ऑर्बिट जहां से इलेक्ट्रॉन गिरता है। इसलिए हायर ऑर्बिट और फर्स्ट ऑर्बिट के दरमियान एनर्जी डिफरेंस ज्यादा होता है, अल्ट्रावायलेट रेडिएशन एमिट होती है। हायर ऑर्बिट और सेकंड ऑर्बिट के दरमियान डिफरेंस कम होता है तो विजिबल निकलती है। हायर ऑर्बिट और थर्ड के दरमियान डिफरेंस कम होता है, देयरफॉर इंफ्रारेड निकलती है। तो इसने सक्सेसफुली इस बात को एक्सप्लेन किया कि हाइड्रोजन का स्पेक्ट्रम लाइन स्पेक्ट्रम क्यों है, या एटम की परमानेंट एग्जिस्टेंस क्यों। परमानेंट एग्जिस्टेंस के लिए इसने कहा कि इलेक्ट्रॉन इस ऑर्बिट से -13.6 से आगे नहीं जा सकता, और जब इलेक्ट्रॉन एक चेन से आगे नहीं जा सकता तो इलेक्ट्रॉन कभी भी न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा। अगर न्यूक्लियस के अंदर नहीं गिरेगा सिवाय के कैप्चर के, तो फिर एटम जो होगा उसकी परमानेंट एग्जिस्टेंस होगी, क्योंकि इलेक्ट्रॉन के ऑर्बिट से आगे